Hello and welcome, my dear students of 10th Standard English Medium. Welcome back to my class of Social Science and chapter number 17 का ये आगे का लेक्चर है हमारा, जिसमें हम पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम की चर्चा कर रहे हैं. आपको याद रहे the name of the chapter obviously is economic problems and challenges, poverty and unemployment. ठीक है, तो काफी लंबा चैप्टर है और उसमें सो फार पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत आपको पेज नंबर 138 पे देखना है. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज रिटन फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय, वहां से हमें शुरू करना है. तो मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, लेकिन इस टाइटल को सबसे पहले हम समझेंगे. ग्रामोदय टू भारत उदय, इसका क्या मतलब होता है? हिंदी वर्ड है ये, हिंदी फ्रेज है इनफैक्ट. ग्रामोदय, ग्रामोदय यानी कि गांव का विकास. अगर गांव का विकास करेंगे तो भारत उदय होगा, यानी कि इंडिया का विकास भी होगा. ये इस टाइटल का मतलब है. पहले हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि काफी हजारों की संख्या में हमारे देश में गांव है. ठीक है, और अभी भी इवन इन दिस मॉडर्न जनरेशन ऑफ 21st century also we find crores of people living in the villages only, and they are primarily depending on agriculture and agricultural activities, other activities like animal husbandry and all that. ठीक है, तो वो जो लोग इसमें ऑक्यूपाई है वो ऑब्वियसली गांव में रहते हैं, तो उनका ये जो बेसिक ऑक्यूपेशन है वो नष्ट ना हो जाए. ठीक है, तो वो देखने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की और कंबाइनली हम सबकी भी है, क्योंकि बार बार ये चीज मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हमारा जो खाना है वो खेतों में पकता है. अगर ऐसी नौबत आ जाए फ्यूचर में कि खाने पीने की चीजें भी हमें बाहर से मंगवानी पड़े, ठीक है, तो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत खराब चीज है ये. ठीक है, इसलिए पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए या तो फिर एलिविएट करने के लिए गांव का विकास करना बहुत ही जरूरी है. तो अब मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ. फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय. Through such programs, farmer-oriented plans have been made to prevent loss faced by farmer due to wild animals damaging the crops, by providing them economic help to build fencing to protect them crops, production of grass for cattle at the time of crisis or drought, and to help them to construct cattle shelter for rain forecasting and discovering mineral-rich regions through ultra-modern satellite and drone technique. अब कोई भी फार्मर अपनी जमीन में कोई भी क्रॉप उगाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको काफी सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है. खास करके फार्म अगर उसका बड़ा है, चारों ओर से खुला है, अगर वहां पे फेंसिंग नहीं की गई है, ठीक है, तो फेंसिंग करने का प्रॉपर तरीका क्या है वो भी फार्मर की ट्रेनिंग में ये चीज शामिल होना चाहिए. और फेंसिंग करने के लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये एक फेंसिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन बाय चांस क्रॉप उगाने के बाद अगर ड्रॉट की सिचुएशन आ गई या तो फिर जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का भी एक प्रोविजन उनको अलग से दिया जाता है. अनदर थिंग इज दैट कि काफी फार्मर्स के पास अपना खुद का कैटल होता है. कैटल यानी कि उनके एनिमल्स, उनको प्रोटेक्ट करना यानी उनको सही शेल्टर में रखना. ऐसा ही नहीं है कि चलो उनके पास एनिमल्स हैं तो ऐसे ही खुले में हम उनको छोड़ सकते हैं. ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी हेल्थ का भी देखभाल रखनी पड़ती है. इसलिए उनके लिए भी एक प्रॉपर शेल्टर बनाने का एक जो हेल्प है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि उनके कैटल जो है वो हेल्दी रहे, बीमार ना पड़े, उन चीजों का ध्यान रख पाए. प्रोविजन इज मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे. ओके, लैंड का सर्वे बार बार करवाना वो भी जरूरी है. कोई भी लैंड एरिया जहां पे खास करके फार्मिंग एक्टिविटी हो रहा है वहां पे अभी फिलहाल कितना फर्टिलिटी है और आने वाले कितने टाइम तक वहां पे फार्मिंग एक्टिविटी हो सकता है. ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी का उसका लाइफ कितना है
वो सब जानने के लिए लैंड सर्वे करवाना भी जरूरी पड़ता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फार्मर्स को हेल्प करती है, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चीजें जो है उसकी जानकारी फार्मर्स को नहीं होती है। They get help in the form of availability of finance at low rate of interest for mechanization of farming, for example, to produce tractor and mini tractor. Help in the form of subsidy, help in construction of water tank, improving quality of plantation crop, computerization in agriculture, finance society, set up new tasting laboratory for production of cotton, pulses, spices, management to see that farmers get a suitable price, making ponds deep by removing soil from them, increasing drops in size, construction of farm pond, cleaning the canals and reservoirs for water storage and increasing their length, resettlement of water tank and repairing of check dams and increasing water shortage capacity, etc., so that farmers may get employment during time apart from farming. ये जो मैं पढ़ रहा था वो एक ही सेंटेंस था, ठीक है। हालांकि दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी बैड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड में, जो है बहुत ही फ्रेंकली बताना चाहूँगा कि सिखाने के लिए जो कंटेंट सिखाया जाता है उसको इतने लंबे चौड़े सेंटेंस में कभी कंपाइल नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेटिव मैटर होती है तो उसको हमेशा छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर देंगे। अब इसी एक सेंटेंस जो कि काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस था, उसमें हमें पता चला कि गवर्नमेंट को फार्मर को कौन से एरिया में हेल्प चाहिए होती है। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी पढ़ने से कि उनको कई बार फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है अपने फार्मिंग को मैकेनाइजेशन यानी कि मॉडर्न तरीका देने के लिए, जिसमें ट्रैक्टर या मिनी ट्रैक्टर खरीद सके वो, ठीक है। और उसके लिए ग्रामीण बैंकों के द्वारा लोन उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में वो लोन जो है वो सब्सिडी वाला भी होता है, यानी कि जितना भी उन्होंने लोन लिया है बैंक से उतना पूरा उनको भरपाई नहीं करना होता है। ऑलरेडी वो लोन जो है वो लो कॉस्ट इंटरेस्ट का लोन होता है, ठीक है। और उसमें भी कुछ रकम गवर्नमेंट अपने सिर पे वो जिम्मेदारी लेती है, यानी कि फार्मर को कुछ हिस्सा उसका माफ कर दिया जाता है, पूरी की पूरी रकम उनको भरनी नहीं होती है, तो उसको सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी उनको जो कुछ भी भरना होता है वो तो ऑलरेडी लो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे होता ही है, ठीक है। फिर उनको अगर अपने फार्म में वाटर टैंक क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, ठीक है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स यानी ऐसे कैश क्रॉप्स होते हैं, खास करके बेवरेजेस, कोकोआ है, फिर टी है, फिर कॉफी है, ठीक है। ऐसे क्रॉप्स को उगाने के लिए यानी कि उसका इनिशियल कॉस्टिंग जो है वो अच्छा खासा रहता है, ठीक है। इसलिए ऐसे प्लांटेशन क्रॉप्स को उगाने के लिए स्पेशल हेल्प फार्मर्स को गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती है। और उसके अलावा कुछ कैश क्रॉप्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जैसे कि कॉटन है, पल्सेस है, स्पाइसेस है, ओके। तो वो एक बार उगाने के बाद उसका कल्टीवेशन होने के बाद फार्मर्स को उसका सही दाम मिल पाए मार्केट से, उसकी हेल्प भी गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड, फार्म्स में पॉन्ड बनाने का, क्लीनिंग द कैनल्स एंड रिजर्वायर्स, उनका जो पानी भरने की जगह है, ठीक है, जो रिजर्वायर्स के तौर पे जो चीजें वो यूज करते हैं उसका साफ सफाई करना, ठीक है, उसके लिए भी गाइडेंस उनको प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। और फार्मिंग जब नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कि फार्मर जब फार्मिंग नहीं कर रहा है उस वक्त यानी कि ऑफ सीजन की सिचुएशन में उनको फार्मिंग के अलावा दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट यानी कि टेम्पररी वर्क मिल पाए ताकि उसके फैमिली का गुजारा सही ढंग से हो पाए, उसकी भी व्यवस्था जो है गांव में ही की जाए, ऐसा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ठीक है। At the same time, permanent property is set up in the rural area
Thus, central as well as the state government have tried to save farmers from debt by helping them through these scheme. तो ये स्कीम की बदौलत सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में वो जो कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो फार्मर्स को हेल्प करने का कोशिश कर रही है। और कोशिश इस लेवल का होता है जनरली कि जहां तक हो सके फार्मर जो है वो डेट के चक्कर से दूर रह पाए। डेट यानी कि कर्जा होता है, ठीक है, तो कर्जे के चक्कर में ना आ पाए और प्राइवेटली उनको कहीं से लोन ना लेना पड़े, क्योंकि उनका चक्कर बहुत भारी होता है, बहुत हाई इंटरेस्ट होता है और हाई इंस्टॉलमेंट उनको होता है, चुकाते चुकाते फार्मर्स के पास कुछ बचता नहीं है। ऐसी सिचुएशन आए ही ना, ठीक है, उस टाइप की जो एफर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, आपको वापस मैं याद दिला दूं कि ऐसे जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स पर्टिकुलर स्कीम जो नाम दिए गए हैं उसमें कौन कौन से प्रोविजन है वो याद रखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि उसके लिए 2 या 3 मार्क की शॉर्ट नोट एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है, कोई भी आ सकती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम मैं नहीं दे सकता हूं, बट देयर आर सो मेनी schemes as we are going to come across in this lesson itself कि फार्मर के अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं या तो फिर अभी चल रही है, ठीक है, तो उन सभी को याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं, तो वो कॉमन पॉइंट्स तो आप डेफिनेटली ज्यादा एफर्ट किए बिना आप याद रख सकते हो, लेकिन जो डेडिकेटेड पॉइंट्स है उसको याद रखने के लिए थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए बार बार पढ़ना जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। This plan is an effort to supply electricity to the rural area without any hindrance, 24/7 day and night, providing electricity at homes and farms at concessional rates. Lay down new lines to take electricity facility for 18,000 villages which do not have electricity. ये बहुत बड़ा एफर्ट है गवर्नमेंट का कि कुछ सालों तक ऐसी सिचुएशन थी हमारे देश में कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गांव थे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं, ठीक है। अब जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस गांव के फार्मर को फार्मिंग करने का बहुत मुश्किल पड़ती है, ठीक है। तो वो दिक्कत को दूर करने के लिए ऐसे 18,000 गांव, रिमेंबर दिस फिगर when this article was written, in this particular scheme दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 18,000 गांवों को शामिल किया गया, जिसमें ऐसा टारगेट रखा गया था कि इन सारे गांवों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है और वो भी विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना रुकावट के 24/7 डे एंड नाइट। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक एफर्ट था और जिसके तहत 18,000 गांवों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि टिल रिसेंटली वी कैन से दैट टिल रिसेंटली हाउ मच वाज द क्राइसिस ऑफ गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज एरियाज ऑफ इंडिया। ये संख्या ऑलरेडी बहुत बड़ी है कि 18,000 गांव को, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि इतना करने से सारे गांव में बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन ये एक इनिशिएटिव था कि शुरुआत थी कि एटलीस्ट इतने गांव को कवर कर ले सबसे पहले हम, और उसके बाद देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और उसके बाद अगर पॉसिबल होता है तो बाकी सारे गांव, खास करके रिमोट विलेजेस जहां पर इसके बाद भी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, ठीक है, तो उसको पहुंचाया जाए। राइट नाउ इन 2020, ठीक है, जब हम ये कंटेंट पढ़ रहे हैं, हालांकि ये कंटेंट थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इवन राइट नाउ इन केस इफ वी डू द सर्वे अक्रॉस द कंट्री, तो काफी सारे गांव इवन अभी भी ऐसे मिलेंगे, खास करके रिमोट विलेजेस के जहां तक आज भी 2020 की साल में आज तक रेगुलर लेवल पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। मैं रेगुलर लेवल ये वर्ड पे ज्यादा इंसिस्ट करता हूं, इसका
रीजन ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात है तो वो 24/7 डे एंड नाइट लगातार बिना कोई हिंड्रेंस के फार्मर्स को मिलनी चाहिए, तभी वहां का एग्रीकल्चर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुली हो सकता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है, ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है आज के जमाने में। ठीक है, सो दिस वाज द टारगेट, इसको याद रखना बहुत इजी है। सेटिंग अप न्यू इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशंस एंड हेल्पिंग फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू परचेज इक्विपमेंट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात हो गई, लेकिन साथ में उनके लिए यानी फार्मर्स जो फार्मिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, उनको बिजली का बिल भरने की जब बात आए तो उनके लिए स्पेशल रेट पे बिजली प्रोवाइड की जाती है। मतलब साफ है कि जो कंसेशनल रेट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो लागू पड़ते हैं, यानी बहुत ज्यादा उनको बिल नहीं पे करना होता है। वाई? बिकॉज ही इज यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी फॉर डूइंग द फार्मिंग एक्टिविटी, दैट्स वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नए पावर स्टेशन या तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को भी एस्टैब्लिश करना पड़ा था, जो उन्होंने किया है। सो दैट पुअर फार्मर मे गेट सपोर्ट टू इंक्रीज इनकम। Subsidy is also provided for obtaining electricity through solar energy and to purchase solar technical equipment। अगर जो कोई भी फार्मर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जानकारी है, खास करके सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बारे में नॉलेज है उनको, अगर वो सोलर प्लांट लगाता है अपने फार्म के आसपास, ठीक है, तो वो सोलर प्लांट खरीदने के लिए गवर्नमेंट उनको स्पेशल सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये भी एक स्पेशल एफर्ट है, आजकल का एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आप लोग जानते ही होंगे, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि सोलर पावर प्लांट किस तरह से लगाया जाता है हाउस होल्ड के ऊपर, इंडस्ट्रियल यूनिट के ऊपर। ठीक है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफिस या तो प्राइवेट इंडस्ट्री, उसके ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर, और किस तरह से वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग करने के बाद फ्री में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं और उस यूनिट में हम लगातार इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है आज के जमाने में। ठीक है, तो कोई फार्मर्स ऐसे भी होते हैं गांव में जो इस तरह से अपने गांव में या तो अपने खेतों के आसपास सोलर पावर प्लांट अगर लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वो प्लांट लगवाने के लिए उनको स्पेशल कंसेशन भी देती है। ठीक है, वो भी एक बहुत बढ़िया सा एक इनिशिएटिव है। ओके, अब इसके बाद नंबर 4 है सब्सिडी अंडर स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज। ये खास करके आदिवासी कम्युनिटी के लिए योजना है एक्चुअली, क्योंकि आदिवासी लोग इवन अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ एरियाज ऐसे हैं तो बहुत ही रिमोट एरियाज में वो लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और इसीलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्पेशली ये स्कीम का नाम दिया गया है, जिसका नाम है वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज। कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो अभी तक दुनिया के नॉर्मल ट्रेंड में अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वैसी जगह पे वो लोग रहते हैं इसलिए। ठीक है, तो उनका विकास करने के लिए स्पेशली एक कल्याण योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है। Adivasi women are provided with training and guidance for livestock rearing and a comprehensive dairy development employment scheme। ठीक है, एक डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और खास करके आदिवासी औरतों को उसके जरिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रीपर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, फॉर कंस्ट्रक्टिंग पैविलियंस। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल हो जाता है, खास करके क्रीपर्स यानी कि वेल वगैरह जो होती है वैसे टाइप के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जो कि इवन विमेन भी इसको कैरी आउट कर सकती है। और पैंडल्स यानी कि पैविलियंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मर्स या तो ग्रेडिंग या तो पैकेजिंग वगैरह वो सब सिखाने के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, जिसका नाम है वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज।
Okay, Samras hostels and smart ashrams are also established. Okay, ये भी आदिवासियों के डेवलपमेंट के अंडर में आता है, जहां पे समरस हॉस्टल्स की स्थापना की जा रही है, ठीक है, और स्मार्ट आश्रम भी उनके लिए बनवाए जा रहे हैं। फिर फिफ्थ वाला है एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग शायद इसका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी वैसा फार्मिंग होता है जहां तक हो सके केमिकल फर्टिलाइजर्स का या तो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करना होता है, ठीक है। ऐसा करने से क्या है कि फार्मिंग का जो क्वालिटी होता है, ठीक है, वो एकदम ए लेवल का, एकदम हाईएस्ट लेवल का मेंटेन कर सकते हैं, हालांकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जब कल्टीवेशन करने के बाद जब बाजार में बिकता है वो, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करना वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको भी एक तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट एनकरेजमेंट दे रही है। इन दिस हेल्पिंग फार्मर्स इन रजिस्ट्रेशन, पेइंग फीस, हेल्प इन परचेजिंग फार्म प्रोडक्ट्स, arrangement for training and education of farmers, finance at low rate, arrangement for setting up proper market, etc., along with environment protection and reduction in expenditure in agriculture sector are the major objective of the scheme. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे पहले, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर किसी फार्मर को करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन फ्री में करवाया जाता है। पेइंग फीस, इसका मतलब गवर्नमेंट उसकी फीस पे करती है, ठीक है। फार्म प्रोडक्ट्स, अगर सीड्स है फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो सीड्स होते हैं फार्मर्स को खरीदने होते हैं, तो उनको फ्री में वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से किया जाए, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, एजुकेशन उनको दिया जाता है, ठीक है। अगर जरूरी पड़े तो उनको फाइनेंस भी बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करवाया जाता है। अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अप प्रॉपर मार्केट, उनके लिए मार्केट भी मुहैया करवाया जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद उसका सेलिंग कहाँ पे करें और क्या उनको प्राइस मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट की ओर से करवाई जाती है, ठीक है। और जितने भी उसके साथ साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर लगते हैं, उसके वो सारे एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट हमेशा फार्मर्स को हेल्प करती है या तो फिर उनको एजुकेट करती है, ठीक है। फिर उसके आगे है नंबर 6, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। ओके, तो गांव में एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव आजकल चल रहा है कि गांव को शहरों से जोड़ने के लिए या तो नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए गांव में भी अच्छे खासे पक्के रोड होना वो भी जरूरी है। तो ये भी एक स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट की ओर से कि चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। अंडर दिस स्कीम प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू रोड्स, ठीक है। ये स्कीम के तहत रोड बनाने का प्लानिंग जो है एक के बाद एक हर एक गांव में आजकल चल रहा है। विलेज पंचायत हेल्प टू कनेक्ट विलेज विद वन अनदर थ्रू रोड्स एंड हाईवेज, ठीक है। विलेज पंचायत एक दूसरे के साथ गांव को जोड़ने के लिए दो गांव के बीच में रोड्स बनवा रही है ताकि गांव जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ पाए, तो आवागमन जो है वो दो गांव के बीच में आसानी से हो पाए। और एक बार अगर इस तरह से सारे गांव कनेक्ट हो जाते हैं रोड के जरिए पूरे देश में, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान जो है वो मैन पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांजिशन जो है वो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो कि पहले नहीं होता था। बाजू के गांव में भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो भी बहुत मुश्किल से पता चलता था, पहले ऐसी हालत थी। लेकिन रोड को जोड़ने की वजह से कुछ ही मिनटों में एक गांव से दूसरे गांव में इंसान आराम से आ जा सकता है, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक दूसरे से दूसरी जगह पे वो पहुंचा सकता है। इसलिए गांव को हाईवेज के साथ या तो गांव को दूसरे गांव के साथ जोड़ने के लिए रोड, पक्के रोड बनाना हो, उसकी स्कीम भी चल रही है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 7 मां अन्नपूर्णा योजना। ओके, उसके बारे में पढ़ रहा हूं अब मैं। Under this program, absolute poor family and people living below poverty line in city and villages are given
35 kg food grains per family everyone by Gujarat government, which is provided free of cost, and poor people of middle class are given 5 kg food grains at low rate. ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना का नाम है, मां अन्नपूर्णा योजना। इसका मतलब ये है कि जो एक्सट्रीमली गरीब लोग हैं वैसे लोगों को, ऐसे फैमिली को, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की ओर से 35 किलो ग्रेन्स जो है हर महीना टोटली उनको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो टोटली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर कोई थोड़ा सा अच्छी अगर किसी की कंडीशन है मिडिल क्लास फैमिली की, ठीक है, तो उनको भी लाइक जिसको हम एब्सोल्यूट पुअर नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी पुअर कह सकते हैं, वैसे लोग 5 kg फूड ग्रेन्स उनको लो रेट पे राशन की दुकानों से अवेलेबल करवाया जाता है। इन विच व्हीट इज गिवन एट द कॉस्ट ऑफ 2 rupees पर kg। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। और ये आर्टिकल जब लिखा गया था तब की सिचुएशन है ये, कि उसके तहत जो सस्ते दामों में राशन की दुकानों से ये जो ग्रेन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसका प्राइस लिस्ट यहाँ पे दिया गया है कि व्हीट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका पर केजी प्राइस 2 रुपए होता है, 2 rupees पर केजी। राइस का प्राइस जो है पर केजी 3 rupees होता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। और ये जो सस्ते दामों में मिल रहा है ग्रेन्स, उसको फेयर प्राइस शॉप में से लाइक ऑब्टेन किया जा सकता है। तो फेयर प्राइस शॉप में से उनको मिलता है और उसके जरिए 3.82 करोड़ पीपल हु आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम गेट द बेनिफिट ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो इस तरह से फूड का एटलीस्ट उनका सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करवाया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 82 लाख यानी कि 3.82 करोड़ पीपल हैव बीन कवर्ड, ओके, टू ensure that their food security is maintained, ठीक है, okay, because of which a large sum of money spent on food will be saved। फूड खरीदने के लिए जो बहुत ज्यादा पैसों की जो जरूरत पड़ती है वो जनरली ऐसे फैमिलीज को नहीं जरूरत पड़ती है उसकी, तो बहुत ही सस्ते दामों में उनको ये चीजें जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है उनको मिल जाता है। Objective behind it is to bring happiness on the face of people because they would be spending their saving to purchase other things and improve their living standard। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर फूड के पीछे उनका जो कोई भी एक्सपेंडिचर चल रहा है, ठीक है, वो अगर वहां पे उनका पैसा बच जाए तो लाइफ के लिए जो दूसरी जरूरी चीजें जिसका खरीदारी अगर उनको करना है, ठीक है, तो वो आसानी से कर सकते हैं। So at least from the food point of view, the money is saved so that they can, do the expenditure of their savings into other necessary things। ठीक है, ये एक पर्पस है माँ अन्नपूर्णा योजना का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माँ अन्नपूर्णा योजना, उसकी शॉर्ट नोट बार बार आती है 2 से 3 मार्क की, और बहुत इजी है इसको याद रखना। 2 बार अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद दूसरी सारी योजनाओं का भी विवरण आगे है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में फर्दर रीडिंग अब हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, अदरवाइज लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।